दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। मैं प्रभाकर सिंह जनरल साइंस की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह हमारी 2500 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जैव विकास, इवोल्यूशन। तो जैव विकास से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह हमारा पार्ट 11 है। इसके पहले हम 10 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें उन वीडियो को डिस्कस किया गया है। तो यह वीडियो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जैसे इंस्टाग्राम, उस पर फॉलो करना है, ट्विटर पर फॉलो करना है, हमारा फेसबुक पेज फॉलो करना है। अगर आप ये पेज, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें फॉलो करते हैं तो वहाँ आपको इस चैनल में जो भी बदलाव है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो सब आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला प्रश्न जैव विकास की तरफ से कौन सा है। तो पहला प्रश्न है उत्परिवर्तन है। हम उत्परिवर्तन किसे कहते हैं यह समझना है। तो पहला ऑप्शन है आकार में अचानक परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, आनुवांशिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो उत्परिवर्तन हम किसे कहते हैं, इसका सही जवाब है वह आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि उत्परिवर्तन है आकार में अचानक परिवर्तन या गुणों में परिवर्तन या आनुवंशिक परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों इसका सही उत्तर? जल्दी से बताएं क्या है। उत्परिवर्तन का अर्थ क्या है? आकार में अचानक परिवर्तन या गुणों में परिवर्तन या आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो सही उत्तर होगा वह होगा आनुवांशिक परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या है? जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी परिवर्तन हो जाता है तो उसे उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। यह एक परिभाषा है। जो जीन है, जीन में पाया जाता है डीएनए, तो डीएनए में अगर कोई स्थायी परिवर्तन हो जाए, जो स्थायी हो, जो लगातार चल रहा हो, उसमें परिवर्तन ना हो, तो उसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन। जब डीएनए में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन स्थायी होता है तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक सन 1809 में छपी थी, इसके लेखक का नाम क्या है? तो हमें बताना है कि जो फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था, तो इसके लेखक का नाम क्या है? डार्विन, लेमार्क, डी ब्रीज या मेंडल। तो वह कौन सा लेखक है, वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसने फिलॉसफी जूलॉजिक नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसको प्रकाशित करवाया था 1809 में। तो वह वैज्ञानिक कौन है जिसने फिलॉसफी जूलॉजिक नाम की पुस्तक लिखी थी? डार्विन, लेमार्क, डी ब्रीज या मेंडल। तो प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या होगा? डार्विन होगा, लेमार्क होगा, डी ब्रीज होगा या मेंडल होगा? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो सही जवाब होगा वह होगा लेमार्क। लेमार्क ने यह पुस्तक लिखी है। कौन सी? फिलॉसफी जूलॉजिक। लेमार्क हैं वो एक फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक हैं। लेमार्क प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों के बीच में भेद को बताया है। जो कशेरुक प्राणी हैं और जो अकशेरुक प्राणी हैं उनके बीच में उन्होंने भेद बताया सर्वप्रथम। और
इन्होंने इनवर्टिब्रेट शब्द का उपयोग किया। इस भेद को जो उन्होंने बताया, उस भेद को उन्होंने कहा इनवर्टिब्रेट। 1802 में इन्होंने जीव या पौधों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया। जो जीवों का और पौधों का जो अध्ययन था उसके लिए उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया? बायोलॉजी। उन्होंने मौसम विज्ञान और मौसम की पूर्व सूचनाओं से संबंधित वार्षिक रिपोर्टों का भी प्रकाशन किया। जो मौसम से संबंधित जो पूर्व सूचनाएं हैं उनसे संबंधित वार्षिक रिपोर्टों का भी प्रकाशन किया है। ये विकासवाद के जन्मदाता हैं। इनका विकासवाद का जो सिद्धांत है उसे हम लैमार्कवाद कहते हैं। इन्होंने जो विकासवाद का सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? लैमार्कवाद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ह्यूगो डी ब्रीज ने प्रयोग में कौन से पौधे का प्रयोग किया था? मटर का, गुड़हल का, आइनोथेरा का या पपीता का? तो हमें बताना है कि जो ह्यूगो डी ब्रीज थे उन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया था, किस अपने जो उनका प्रयोग था उन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का, गुड़हल का, आइनोथेरा का या पपीता का? तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही जवाब आपको देना है कि ह्यूगो डी ब्रीज ने जो प्रयोग किया था अपना, उसमें किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर का या गुड़हल का या आइनोथेरा का या पपीता का? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो सही जवाब होगा वह होगा आइनोथेरा का। आइनोथेरा नाम के एक पौधे का ह्यूगो डी ब्रीज ने अपने प्रयोग में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 आपकी स्क्रीन पर है। जाति की उत्पत्ति पुस्तक को लिखा है। हमें यह बताना है कि जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। ओपेरिन ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या ह्यूगो डी ब्रीज ने? तो बताना है कि जाति की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है उसको लिखने वाले लेखक कौन है? ओपेरिन, लैमार्क, डार्विन या ह्यूगो डी ब्रीज? प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा। जाति की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है? ओपेरिन ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या ह्यूगो डी ब्रीज ने? तो जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो थे चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्राकृतिक चयन की परिकल्पना किसने की है? प्राकृतिक चयन की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया है यह बताएंगे हम कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है खुराना, दूसरा है डार्विन, तीसरा है लैमार्क और चौथा ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रीज। तो वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने प्राकृतिक चयन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया था? किसने किया? खुराना ने, कि डार्विन ने, कि लैमार्क ने, कि ह्यूगो डी ब्रीज ने? तो प्राकृतिक चयन की परिकल्पना की जो बात है वह किसने की थी? ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो सही जवाब होगा वह होगा ह्यूगो डी ब्रीज। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। नए जीवों की उत्पत्ति के संबंध में लैमार्कवाद का मूल आधार था। जो लैमार्क ने जो उनका सिद्धांत था उसे हम लैमार्कवाद के नाम से जानते हैं। तो उसका मूल आधार क्या था यह बताना है। तो नए जीवों की उत्पत्ति के संबंध में जो लैमार्कवाद था उसका मूल आधार क्या था? माप में बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं, संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता रखते हैं। जो जीव होते हैं, नए जीव जो है वो माप में बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, या वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं, या संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता रखते हैं, या जनकों की उपार्जित लक्षणों को वंशानुक्रम में प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका सही जवाब? कि जो नए जीवों की जो उत्पत्ति होती है उसके संबंध में लैमार्कवाद में क्या बताया गया है? माप, जो नए जीव हैं उनमें माप में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, या वातावरण द्वारा प्रभावित होते हैं, या संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता रखते हैं वो, या जनकों की जो उपार्जित लक्षण हैं उनको वो वंशानुक्रम में करते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से जो जनक हैं
उनके जो उपार्जित लक्षण हैं वो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यह क्षमता रखते हैं नए जीव। प्रश्न क्रमांक 6 का जो सही जवाब होगा वह होगा जनकों की उपार्जित लक्षणों को वंशानुक्रम में प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7 है आपकी स्क्रीन पर। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। एक लाइक, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और हमें और अधिक काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करता है, तो इसलिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7 आपकी स्क्रीन पर है। जैव विकास पर लैमार्क का मत है। जो जैव विकास है, इवोल्यूशन है, उस पर लैमार्क का क्या मत प्रस्तुत किया है लैमार्क ने, यह बताना है। उत्परिवर्तित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया है कि अवशेषी लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया है, या पूर्वजों के लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया है, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के बारे में बताया गया है लैमार्क ने। तो जैव विकास पर लैमार्क का मत क्या है यह बताना है हमें। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, या अवशेषी लक्षणों की वंशागति होती है, या पूर्वजों के लक्षणों की वंशागति होती है, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो जैव विकास पर जो लैमार्क का मत है वह क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो सही उत्तर होगा वह होगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। कि जो उपार्जित लक्षण है, जो उनके जनकों के द्वारा जो उपार्जित लक्षण है उनकी वंशागति होती है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उपार्जित लक्षण जाते हैं। अगला प्रश्न है, पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो पालतू कुत्ते हैं उनकी जो आधुनिकतम नस्ल है वह किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। प्राकृतिक चयन के द्वारा, या कृत्रिम चयन के द्वारा, या काम चयन के द्वारा, या यौवन चयन के द्वारा। तो प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब आपको देना है कि जो पालतू कुत्ते हैं उनकी जो आधुनिकतम नस्ल बनी है वह किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है। तो प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन, काम चयन, या यौवन चयन। तो किस चयन के द्वारा जो कुत्ते हैं उनकी आधुनिकतम नस्ल बनी है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो सही जवाब होगा वह होगा कृत्रिम चयन। तो कृत्रिम चयन के द्वारा जो कुत्ते हैं उनकी आधुनिकतम नस्ल बनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 आपके स्क्रीन पर। और प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है। जो चार्ल्स डार्विन हैं उन्होंने जो जातियों की उत्पत्ति है किसके द्वारा बताई है, यह आपको बताना है। प्राकृतिक चयन के द्वारा, प्रसंस्करण के द्वारा, या उत्परिवर्तन के द्वारा, या उपार्जित लक्षणों के द्वारा। तो डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है, यह आपको बताना है कि जीवों की जो जातियों की उत्पत्ति होती है वो किसके द्वारा बताई है। इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था डार्विन ने। और प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति उसी का चयन करती है जो प्रकृति के अनुसार चलता है। प्रकृति के विपरीत चलने वाले जीव जो होते हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। यह मत जो है चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा प्राकृतिक चयन। अगला प्रश्न है, पालतू कुत्तों की नई नस्ल बनने की प्रक्रिया है काम वर्ण, प्राकृतिक वर्ण, यौवन वर्ण, या कृत्रिम वर्ण। ये पुनः प्रश्न आ गया है तो आपको इसका सही जवाब देना है क्या होगा। पालतू कुत्तों की जो नई नस्लें बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, काम वर्ण कहते हैं, या प्राकृतिक वर्ण, यौवन वर्ण, या कृत्रिम वर्ण। प्रश्न क्रमांक 10 है, उसका सही जवाब क्या होगा, कृत्रिम वर्ण। इस प्रश्न को अपन पहले भी देख चुके हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न के लिए आपको लाइक का बटन दबाना है। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं और लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लें वीडियो को। प्रश्न क्रमांक 11 है, सर्पों में टांगों का अभाव का कारण है। जो सर्प हैं उनमें टांगों के अभाव का कारण क्या है। बिल में घुसते समय टांगें समाप्त हो जाती हैं,
या जैव विकास में टांगें समाप्त हो जाती हैं, या रेप्टाइल के जो पूर्वजों में टांगों का अभाव था, या छिपकलियों में टांगों का अभाव था। तो छिपकलियों में टांगों के अभाव से इसका कोई मतलब नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 11 जो है उसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा? जो सर्पों में टांगों का अभाव है उसका कारण क्या है? बिल में घुसते समय टांगें समाप्त हो गई हैं उनकी, या जैव विकास में टांगें समाप्त हो गई हैं, या रेप्टाइल के पूर्वजों में टांगों का अभाव था, या छिपकलियों में टांगों का अभाव था। तो प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब क्या होगा? तो सर्पों की टांगों में अभाव का जो कारण है वह है जैव विकास में टांगें समाप्त हो गई हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न क्रमांक 12 है। अपना प्राकृतिक वर्णवाद प्रस्तुत करते हुए डार्विन किससे प्रभावित हुए? हमें यह बताना है कि जो उन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था डार्विन ने, वह किससे प्रभावित हुए थे? मॉल्थस का जनसंख्या पर निबंध, कोशिका मत, मेंडल के वंशागत नियम, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब आपको देना है कि चार्ल्स डार्विन जब उन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उस समय वो किससे प्रभावित थे? तो माल्थस का जनसंख्या पर जो निबंध लिखा गया था उससे, या कोशिका मत से, या मेंडल में वंशागत नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब होगा माल्थस का जनसंख्या पर निबंध। जो माल्थस ने जनसंख्या पर निबंध लिखा था उससे प्रभावित थे डार्विन। प्रश्न क्रमांक 13 आपकी स्क्रीन पर है। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जाति की उत्पत्ति एक क्रांतिकारी कृति थी जिसमें व्याख्या है। तो हमें बताना है कि जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी गई है वह एक बहुत क्रांतिकारी पुस्तक है, कृति है, रचना है। इसमें व्याख्या किसकी की गई है? जीन उत्परिवर्तन की, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग की, या जर्म प्लाज्मा मत की, या प्राकृतिक चयनवाद द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविका की। तो प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है जाति की उत्पत्ति, तो उस जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक में उन्होंने किस बात की व्याख्या की है? जीन के उत्परिवर्तन की व्याख्या की है, या अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग की व्याख्या की है, या जर्म प्लाज्मा मत की व्याख्या की है, या प्राकृतिक चयनवाद द्वारा योग्यतम के उत्तरजीविका की व्याख्या की है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो सही जवाब होगा वह होगा प्राकृतिक चयनवाद द्वारा योग्यतम के उत्तरजीविता की बात की है। प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर है। वो आपको बताना है कि एक जाति की जनसंख्या में उत्परिवर्तित जीन के फैलने की संभावना बढ़ जाती है जब वह अप्रभावी हो, प्राकृतिक चयन हो, या प्रभावी हो, या 1 व 3। ऑप्शन नंबर 1 है या ऑप्शन नंबर 3, दोनों। क्या होगा? जाति की जनसंख्या में उत्परिवर्तित जो जीन है उनके फैलने की संभावना कब बढ़ जाती है? जब अप्रभावी हो, या प्राकृतिक चयन हो, या प्रभावी हो, या 1 और 3, प्रभावी और अप्रभावी दोनों। तो प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा? उत्परिवर्तित जीन के फैलने की जो संभावना है वो कब बढ़ जाती है? जब जीन अप्रभावी हो, या उनका प्राकृतिक चयन हो, या प्रभावी हो, या प्रभावी और अप्रभावी दोनों हो। प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 14 का जो सही जवाब होगा वह होगा प्रभावी। तो जो उत्परिवर्तित जीन है उनके फैलने की संभावना कब बढ़ जाती है? जब वह जीन प्रभावी हो। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का कारण होता है। उत्परिवर्तन हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो जीन है उसमें जो डीएनए है उसमें जो परिवर्तन होता है तो उसका कारण होता है। डीएनए में परिवर्तन, या क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, या यह सभी। तो प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब आपको देना है कि उत्परिवर्तन का कारण होता है।
तो किस कारण उत्परिवर्तन होता है, हमें यह बताना है। यह नहीं पूछा गया है कि उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन का कारण पूछा गया है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है। डीएनए में परिवर्तन, क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, या यह सभी। प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या होगा प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब? प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब होगा यह सभी। डीएनए में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का कारण है, क्रोमोसोम में जब परिवर्तन होता है तो भी उत्परिवर्तन का कारण है, और जब जीन में परिवर्तन होता है तो भी वह उत्परिवर्तन का ही कारण है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16 आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न क्रमांक 16 कहता है जीवों का अनुकूलन होता है कैसा? निर्वोचन, कायांतरण, वंशागत लक्षण या उपार्जित लक्षण। तो जो जीवों का एडाप्टेशन है वह कैसा होता है? निर्मोचन होता है, कायांतरण होता है, वंशागत लक्षण होता है, या उपार्जित लक्षण होता है? क्या है यह? तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जो जीवों का अनुकूलन अर्थात एडाप्टेशन जो है वह होता है कैसा होता है? निर्मोचन, कायांतरण, वंशागत लक्षण या उपार्जित लक्षण। तो प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है उपार्जित लक्षण। जीवों का जो अनुकूलन है वह उपार्जित लक्षण है एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, जाति की उत्पत्ति पुस्तक किस वर्ष में छपी थी? जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक जो चार्ल्स डार्विन ने जो उसके लेखक हैं, तो हमें यह बताना है कि यह पुस्तक कब छपी। 1956, 1809, 1859 या 1844। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब देना है आपको। क्या होगा कि जो जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक है वह कब छपी थी? जाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक कब छपी थी उसका सन बताना है। सन 1956 में, या सन 1809 में, या सन 1859 में, या सन 1844 में। तो प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब जो होगा वह होगा 1859 में। तो जाति की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है वह कब छपी थी? 1859 में। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 18 है, डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। जो डार्विन ने अपना वाद प्रस्तुत किया था, तो उस वाद में क्या कमी थी यह बताना है। जीवन संघर्ष की व्याख्या ना होना, योग्यतम की उत्तर जीविका की व्याख्या ना होना, या विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या ना होना, या संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता की व्याख्या ना होना। तो हमें बताना है कि डार्विन ने जो सिद्धांत और जो वाद प्रस्तुत किया था, तो उस वाद में उनकी जो कमी थी वह क्या थी? वह किन बातों की व्याख्या नहीं कर पाए? जीवन संघर्ष की व्याख्या का ना होना, या योग्यतम की उत्तर जीविका की व्याख्या ना होना, या विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या ना होना, या संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता की व्याख्या ना होना। प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो सही जवाब होगा वह होगा विभिन्नताओं के कारणों की व्याख्या ना होना। उन्होंने विभिन्नता के जो कारण हैं उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। कौन? डार्विन। प्रश्न क्रमांक 19 है, जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व होता है। जो एवोल्यूशन है उसमें जो उत्परिवर्तन है उसका महत्व होता है। क्यों होता है? आनुवांशिक उपवहन, जननिक पृथक्करण, जननिक भिन्नताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें उत्परिवर्तन का महत्व होता है? आनुवांशिक उपवहन, जननिक पृथक्करण, जननिक भिन्नताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब आपको देना है। क्या होगा? जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व होता है। आनुवांशिक उपवहन, जननिक पृथक्करण, जननिक भिन्नताएं, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो सही जवाब होगा वह होगा जननिक भिन्नताएं। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा मत व्यक्ति वृत्त जाति वृत्त की पुनरावृत्ति करना है की व्याख्या करता है? तो वह कौन सा मत है जो व्यक्ति वृत्त जाति वृत्त की पुनरावृत्ति की व्याख्या करता है?
उत्परिवर्तन का सिद्धांत, वंशागत का सिद्धांत, पुनरावर्तन का सिद्धांत या प्राकृतिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि क्या होगा। व्यक्तिवृत्त, जातिवृत्त और पुनरावृत्ति की व्याख्या किस सिद्धांत में की गई है? उत्परिवर्तन के सिद्धांत में, वंशागत के सिद्धांत में या पुनरावर्तन सिद्धांत में या प्राकृतिक सिद्धांत में? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो सही उत्तर होगा वह होगा पुनरावर्तन का सिद्धांत। तो आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो में लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।